चाहूंगी डॉक्टर समीर भाटी को, जो कि फाउंडर हैं स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन के, हमारे सहयोगी, मैं चाहूंगी वो मंच पर आए और इसके साथ मैं चाहूंगी विवेक, मेरे सहयोगी, भी मंच पर आए, उनसे भी सवाल जवाब यहां पर करेंगे और मैं चाहूंगी उनको सम्मानित करें विवेक। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत जो है बुके देकर इस वक्त, और उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। और बात जब राजनीतिक होती है तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की, आपने भी बात की, शिक्षा पर हुई, स्वास्थ्य पर हुई, नई सरकार कौन सी बन सकती है इस पर बात हुई, इसके अलावा बात हुई कि क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी होते हैं वो तो बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, रियल स्थिति, जो रियल ग्राउंड की जो तस्वीर होती है वो भी समझनी जरूरी होती है और इसमें हर तबके का एक बड़ा योगदान होता है। आज हमारे बीच जो शख्स मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर समीर भाटी, फाउंडर हैं आप स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका समीर भाटी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं इसी बात को लेकर कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बातें करते हैं, सरकार अपने स्तर पर काम भी करती है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। आपकी ये संस्था किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रही है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे लोगों को फायदा मिलता है आपके द्वारा? बिल्कुल, देखिए, जब स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली पैंडेमिक के दौरान, जब हम ये महामारी, कोविड की महामारी से अभी हम गुजर रहे हैं और हमने देखा कि 3 वेव ऑलरेडी इंडिया इस तरह से झेल चुका, उस समय हमें समझ आया कि उसका कितना ज्यादा, हालांकि पहले भी इसके ऊपर बात करते थे, पर इतनी ज्यादा अब थोड़ा सरकारों का भी और सबका भी, लोगों का भी रुझान इस तरफ बढ़ा है कि कैसे हम स्वास्थ्य सुविधाएं और अपनी ज्यादा रोबस्ट कर सकें। हालांकि हम हमेशा बात करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फिर भी काफी हद तक हम लोगों के पास हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, पर वहां पर जो आप ये बात करते हैं कि मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो हमेशा से कमी रही है। तो इसी को देखते हुए हमारा जो है एक स्किल इंडिया के तहत हमारे काफी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें ज्यादा हम लोगों का रुझान है कि हेल्थ केयर कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा कराए जाएं, क्योंकि अभी डिमांड भी सबसे ज्यादा है। अगर हेल्थ केयर की हम बात करें तो वो 6th लार्जेस्ट वो है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, क्योंकि बाकी जिस तरह से हमारे सेक्टर है, आईटी वगैरह, हेल्थ में भी बहुत तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी यूथ के लिए अवेलेबल है। और अभी फिलहाल जब हम पेंडेमिक के दौरान भी देखें तो इस टाइम जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो हम हेल्थ केयर एजुकेशन की तरफ थोड़ा अभी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज हम लोगों ने डेवलप किए हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, वो हम कराकर उनको एम्प्लॉयमेंट दिला सकें। बिल्कुल समीर जी, जाहिर तौर पर ये कोर्सेस आप कराएंगे और बेनिफिट होगा समाज को इससे आपके जरिए, लेकिन हम चूंकि उत्तराखंड में आज मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी इसको लेकर भी आप जरा जिक्र कीजिए कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं या फिर उसको आसान किस तरीके से किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अभी मैं पिछले पैनल्स में भी सुन रहा था और आपने भी जिस तरह से बताया कि उत्तराखंड की जो हमारी भौगोलिक संरचना है, जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है। तो स्पेसिफिकली वो कनेक्टिविटी इश्यूज जो ग्राउंड लेवल पर है उनको ठीक करना जरूरी है। और ज्यादा मैं ये समझता हूं कि हमारी वहां पर जो बेसिक सुविधाएं, जो इस तरह के गांव, विलेजेस है जहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर वो सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। जैसा अभी हम देख भी रहे हैं कि उनके अंदर अगर वहां पर अगर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो उसके अंदर वो डॉक्टर्स या वो जो नर्सेज हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसा हम बात करें कि उनको भी अगर हम टेली कंसल्टेशन के जरिए अगर इसमें ज्यादा हम डिजिटलाइजेशन लेकर आए तो कहीं ना कहीं जो सुपर स्पेशलिटी और इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है वो वहीं पर ही उपलब्ध करा दी जाए। और दूसरा, जैसा हम बात भी कर रहे थे कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके अंदर हम अपने इस तरह के जो एजुकेशनल कोर्सेज हैं वो शुरू करें, ताकि जो बच्चे हैं, वो जो यूथ है, वो वहीं की वहीं रहे, उनको उस तरह से कोर्सेज उपलब्ध कराए जाए, वहां पर उस तरह की ट्रेनिंग हो और वहीं पर ही उनको जो आसपास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है और सब है वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। बिल्कुल, और ये अच्छी कोशिश है आपकी कि इस दिशा में आप और आपकी संस्था काम कर रही हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत जरूरी जरूरत है जो हर किसी को होती है। मेडिकल टूरिज्म की बात हम सोचते हैं क्योंकि हमारे इस देश में कई तरह की पैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है और दूसरे प्राचीन प्रकार की जो उपयोगिता है, जो प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है। इस दिशा में क्या काम करने की और जरूरत आप महसूस सोचते हैं कि कैसे और लोगों को इलाज मिले अलग अलग तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं स्पेसिफिकली, जैसा आपने मेडिकल टूरिज्म की बात की यहाँ पर, तो अभी भी लोगों का रुझान रहता है कि हम
आप अगर हेल्थ को ले लें तो हेल्थ का हम कंप्लीट खाली फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते, उसमें कंप्लीट हेल्थ है, आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ, सभी चीजों को हम जो हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं जिस तरह से, तो उस चीज के लिए अगर हम उत्तराखंड की स्पेशली बात करें तो ये आई थिंक मेडिकल टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट बन सकता है, जिसके अंदर लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर स्टे करें और उनका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो, जिसके अंदर खाली फिजिकली नहीं और उनकी मेंटल वेलबींग के लिए भी, जिस तरह से इस बार के बजट के अंदर भी स्पेसिफिकली सरकार ने भी इस तरफ ध्यान दिया है कि हम जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। और जैसा कोविड के दौरान भी हमने देखा कि लोगों को इस जो मेंटल संबंधित जो आपका मेंटल हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा उन लोग को प्रॉब्लम हुई है, तो मेडिकल टूरिज्म के अंदर हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर आयुर्वेद एंड एलोपैथी दोनों को मिक्स करके इस तरह की एक कंप्लीट हेल्थ केयर का जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से वेलनेस सेंटर्स बनाए जा सकते हैं और लोग भी चाहते भी है इधर आके कि वो यहाँ पर रुकें और इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कंप्लीट जो पूरा होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं वो भी हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि समीर जी जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं आयुर्वेद का भी, और पिछले दिनों हमने देखा भी किस तरीके से लगातार ये विकसित कर रहा है और एक स्कोप भी इसमें लोग खोज रहे हैं। लेकिन मेडिकल स्टडीज की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो आई एम श्योर कई बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पर, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई जब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं। हम जब मेडिकल एजुकेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ उनके नजर में दो ही होते हैं कि या तो डॉक्टर या फिर वो नर्सिंग की तरफ जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेडिकल के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बहुत और कई तरह की चीजें हैं। तो स्पेसिफिकली जैसा हमने आपको देखा कि अगर एक हॉस्पिटल के अंदर है कि हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, उसके अंदर कुछ ही एक संख्या होती है जो डॉक्टर्स की है, बाकी जो संख्या पूरा जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चलाता है वो काफी ऐसे लोग होते हैं। तो हम जो अभी फोकस कर रहे हैं इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर कि शॉर्ट टर्म ऐसे वोकेशनल कोर्स हो ताकि जल्दी से जल्दी उनको इस तरह का एम्प्लॉयमेंट दिलाया जा सके। जैसे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हो गए, आपके लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इस तरह की काफी ज्यादा डिमांड है। तो इस तरह की कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम खाली एमबीबीएस या डॉक्टर की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे नहीं जो साइंस से होंगे। तो जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे स्कोप उपलब्ध हैं कि वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। आपने जिसका जिक्र किया कि कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें लोग काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट हेल्थ सेक्टर में क्या इसी दिशा में बढ़ाया जा सकता है या और कुछ करने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे मतलब उनको उस तरह की गाइडेंस होती नहीं है और वो बहुत सारी चीजें कर चुके होते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि पहले ये देखना जरूरी है कि क्योंकि काफी सारे बहुत हमारे जो यूथ है वो काफी एजुकेटेड भी है और उनके पास काफी डिग्रियां भी है, बट फिर भी वो उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो बेरोजगार है। तो ये देखना जरूरी है कि अभी फिलहाल हम लोगों की किस तरह की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। रिक्वायरमेंट को देखते हुए निश्चित तौर पे हमें उसी तरह की उनकी स्किलिंग करनी जरूरी है ताकि उनको ठीक तरीके से प्लेस किया जा सके। तो इसी दिशा के अंदर हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहा है कि ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की जाए, जिस तरह से अभी हम सुन भी रहे थे, स्कूल लेवल पे अगर उनकी काउंसलिंग हो और उनको बताया जाए तो आई थिंक उनके लिए जो है एक वो लगता है कि 12th करने के बाद वो एकदम दिशाहीन हो जाते हैं कि किस तरफ जाएं और क्या करें। तो वो जरूरी है कि उस लेवल पे उनकी काउंसलिंग करके और उनको हम इस तरह की वोकेशनल कोर्सेज की तरफ उनको मूव कराएं। बिल्कुल, यानी कि ये ऐसे बच्चों के लिए समीर जी फायदेमंद होगा जैसा कि आप ही कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे जब 12th के बाद, हम 12th क्रॉस करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे तो कोर्सेज होते हैं, फिर आप नहीं सजेस्ट कर पाते, कोई सजेस्ट भी करता है तो आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि कौन सा कोर्सेज करना है। ये वोकेशनल कोर्सेज जॉब भी दिलाएगा, एक स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ाएगा, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें इसके अंदर एक और भी चीज है हमारे पास कि जैसा अभी हम देख रहे हैं कि जो डिजीज का ग्राफ है वो तो निश्चित तौर पे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर हम इसके अंदर अपने जो वेलनेस सेंटर की भी जिस तरह से सरकार बात कर रही है, ऐसे वेलनेस सेंटर्स भी और ज्यादा आएंगे। तो वेलनेस सेंटर के लिए भी बहुत तरह के कोर्सेज ऐसे अवेलेबल है, डायबिटिक एजुकेटर वगैरह। आप देखेंगे कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान कैपिटल बनता जा रहा है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, किसी भी तरह की सभी तरह की चीजें बढ़ती जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, गांव के अंदर भी वो उसी तरह की चीजें बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर हेल्थ की तरफ जुड़ेंगे और इस तरह के कोर्सेज, तो बेसिकली उनको भी थोड़ा जो हम बात कर रहे हैं वेलनेस और ये सब चीजें उनको समझ आएगी, क्योंकि ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं। क्योंकि जो प्रिवेंशन के अंदर आपका खर्चा, बीमारी की रोकथाम के अंदर जो आपका खर्चा, बीमारी के अंदर वो खर्चा उससे कहीं ज्यादा गुना है। तो कहीं ना कहीं हम अगर रोकथाम की और प्रिवेंशन की तरफ मुड़ेंगे
तो फिर जो है हम इस जो हमारी ये जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है इस तरह की चीज़ों का, जैसे जो हिंदुस्तान में कभी थी नहीं, वो सब चीज़ें होती जा रही है, उसको हम कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। मेडिकल की पढ़ाई की बात होती है तो तमाम जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपनी जेब देखनी पड़ती है कि कितना पैसा खर्च होगा। सरकारी अस्पतालों में या सरकारी मेडिकल कॉलेज में हर किसी का एडमिशन हो जाना इतना आसान होता नहीं है। अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन में बड़ी संख्या में इंडियंस जो हैं बाहर गए हुए हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। उसके पीछे एक जो बड़ा रीजन निकलकर सामने आता है वो ये कि वहां पर फीस कम है। क्या भारत में वो स्थिति अभी बन सकती है? हालांकि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, एम्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बड़ी संख्या आ रही है लगातार स्टूडेंट्स की, वो मेडिकल में जाएंगे, अपना करियर बनाएंगे, एक फीस एक बहुत बड़ी बाधा है। क्या कोई पीपीपी मॉडल पर या कुछ इस तरह का रास्ता आप देखते हैं जिसमें कोई सोल्यूशन निकले? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी एक ये जो हमारे सामने ये एक चैलेंज आया इस तरह का, डेफिनेटली ये तो जो बच्चे अभी बाहर से जो यूक्रेन से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जाएगा। अगर मैं करंट अपने बाई लॉज की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, बट फिर भी इन बच्चों के लिए कुछ इस तरह की जो है एनएमसी और सरकार इस तरह से कुछ प्रावधान निकाल रही है कि इन बच्चों को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। पर ये बच्चों की संख्या जिस तरह से हम देखें, इनमें बच्चों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, कुछ थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बच्चों के पास अपने वो डॉक्यूमेंट्स और ऐसी भी कुछ ऐसी चीजें नहीं है। तो इन सब दिशा के अंदर अभी काम कर रहा है। फिलहाल इन बच्चों को तो निश्चित तौर पे किसी भी तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, पर जैसा आपने बताया कि आगे आने वाले समय में भी इसके लिए निश्चित तौर पे हम लोगों को कुछ अपनी पॉलिसीज को ऐसा बनाना जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जैसा हम लोगों की अभी भी बात करें तो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, और हमारे जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वहां पर जो गए हैं वो ज्यादातर बच्चे इसी उसमें गए हैं कि उनका जो मेडिकल एजुकेशन का जो खर्चा है वहां पर वो काफी ज्यादा कम है अगर हम हिंदुस्तान की तुलना में बात करें। पर जैसे अब उत्तराखंड वगैरह की भी बात करें, यहाँ पर भी नए नए मेडिकल कॉलेजेस अभी आए हैं, संख्या उनकी निश्चित तौर पे आगे बढ़ रही है, पर हमारी जो पॉलिसीज है उनके अंदर निश्चित तौर पे अभी कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और जो हमारा एसेसिबिलिटी है और जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल समीर जी, मेडिकल प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है, कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, सफेद कोट वो पहनता है और जिंदगियां बचाता है। लेकिन अब जब मेडिकल प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है कि आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्योंकि ऐसे प्रोफेशन अभी हमने कोरोना काल में बहुत चीजें देखी और फिर डॉक्टरी के पेशे पर भी सवाल खड़े हो गए। हम इस प्रोफेशन को चुनते हैं, ईमानदारी से चुनना, और उन लोगों को आपका क्या मैसेज होगा जो कि इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा इसका फायदा बहुत उठाया गया, हालांकि कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे जो कि पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहे, लेकिन उन डॉक्टर्स को, उन ऐसे लोगों को जो कि इस प्रोफेशन का मिसयूज कर रहे हैं, आपका क्या मैसेज होगा? बिल्कुल, देखिए इसमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर के अंदर लोगों का जो है बिल्कुल एक ये ट्रस्ट रहता है अपने। अगर हम बात करें शुरू में जब हम भी छोटे थे, हमारा एक फैमिली फिजिशियन, उसमें एक लोगों का ट्रस्ट रहता है कि इसने जो दवाई दी उससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन से जुड़े जो भी लोग हैं उनको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके पास जो भी लोग आ रहा है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम या किसी ना किसी तकलीफ के अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को कमर्शियल या इस तरह से नहीं करना चाहिए और इसको निश्चित तौर पे मिसयूज तो नहीं करना चाहिए। इसी के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि आगे हम लोग इस तरह की कुछ मुहिम चला रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह से एजुकेट करें कि वो बीमारी की तरफ बढ़े ही ना। प्रिवेंशन के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा हम पब्लिक हेल्थ पे और रोकथाम के ऊपर काम करेंगे, उतना ज्यादा हम आगे आने वाली पीढ़ियां जो है, ये जो नई नई तरह की बीमारियां, और जो स्पेसिफिकली आप देख भी रहे होंगे आजकल जो जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां आ रही है, वो तो बहुत आराम से हम ठीक कर सकते हैं अगर बच्चों को एजुकेशन उस तरह से हम दी जाए, उनको शुरू में ही जब वो स्कूल में है उसी समय उनको उस तरह की चीजें बताई जाए कि क्या चीजें आपको करनी है और किस तरह से एक जीवन शैली, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसके साथ साथ भी बीमारियां भी काफी ज्यादा, और इससे कोई भी अछूता नहीं है कि पहले हम सोचते थे कि 60s में ये बीमारी हो रही है, पर अगर हम देखें आजकल हमारा यूथ हर एक एज ग्रुप के अंदर, बच्चों के अंदर डायबिटीज, बच्चों में मोटापा, तो ये सब जो जीवन शैली है और जो बीमारी की रोकथाम है, इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर जीवन शैली को थोड़ा सा बदला जाए और नियमित किया जाए, संतुलित किया जाए, अनुशासन में उसको रखा जाए, तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन एक बीमारी है कोरोना, से छुटकारा नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक लहर आती चली जा रही है। हर साल एक लहर का सामना इंडिया भी कर रहा है और पूरी दुनिया कर रही है। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि एक और लहर जून के आसपास आ सकती है। ये क्या
मान लिया जाए कि कोविड अब जो है जीवन का हिस्सा बन गया है और इससे जब जब ये इसका प्रकोप बढ़ेगा तब तब मास्क लगाना है, क्योंकि अभी फिर से लोगों ने रिलैक्सेशन कर दिया मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। बिल्कुल, देखिए कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। पेंडेमिक की हम बात करें तो निश्चित तौर पे वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जब तक ग्लोबल वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर वैक्सीनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन नहीं हो जाएगा, तब तक कुछ नए नए वेरिएंट आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो हम लोगों को जो काम करना है वो हम लोगों को अपनी जीवन शैली पे और अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। कोरोना आता है नहीं आता है उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पर निश्चित तौर पे हम अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा और ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। अपनी जीवन शैली को हम ठीक तरीके से रखेंगे तो आगे किसी भी तरह की वेरिएंट आए तो उससे हम निश्चित तौर पे छुटकारा पा सकते हैं। एक सवाल बड़ा कॉमन है कि लोगों को लगता है कि जब कुछ दिक्कत होगी तब कुछ किया जाएगा। अगर वेट बढ़ेगा तो फिर योगा किया जाएगा या जिम जाया जाएगा या एक्सरसाइज जो भी घर में कर सकते हैं वो किया जाएगा। अगर डायबिटीज बढ़ जाएगी तो फिर मीठा खाना कम कर देंगे। मतलब कुछ हो जाए तब किया जाएगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पहले से इसको लेकर चलते हैं कि बीमारी होने नहीं देना है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि हमें पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम ज्यादा करना चाहिए, जो प्रिवेंशन के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ये सब देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि स्कूल्स के अंदर भी अगर ऐसे कुछ कैंप्स वगैरह करते हैं स्पेसिफिकली, आप देखेंगे ज्यादातर हमारी जो बच्चियां वो सब उनके अंदर वो एनीमिक निकलेंगी और बाद में उनको पता लगता है कि अच्छा उनको एनीमिया था, उनमें ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं जो स्क्रीनिंग एक तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए सरकार के स्तर पर, जितनी ज्यादा हम स्क्रीनिंग करके प्री डायबिटीज के समय ही उसको डिटेक्ट कर सकें कि डायबिटीज होने वाली है। कुछ वैल्यूज होती है जिससे पता लग जाता है कि डायबिटीज होने वाली है तो उसको हम वहीं पर रोक सकते हैं, वो रिवर्स हो सकती है। पर एक बार किसी को डायबिटीज हो गया तो फिर उसके बाद काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा स्कूल लेवल पे भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि जो बच्चे जब उनकी पढ़ाई हो रही है तो जिस तरह से हम स्कूल्स में देखते थे कि वैक्सीनेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है और अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वेट करें बीमारी आए फिर हम उसका इलाज करें। तो निश्चित तौर पे कुछ भी सिम्टम हो, कोई भी लक्षण हो तो उनको इग्नोर ना करें। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर बात आपने कही और अक्सर यही जो है लोगों में कमी कह लीजिए कि तब हम ध्यान देते हैं जब बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, छोटी चीज पर हम ध्यान नहीं देते, उसको भूल जाते हैं। समीर जी, जैसा कि जिक्र आपकी फाउंडेशन का ही हम कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज की आपने बात की, ये वोकेशनल कोर्सेज की सर अगर हम बात करें तो ये वोकेशनल कोर्सेज टाइम पीरियड, क्योंकि तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, जाहिर तौर पर जानना चाहेंगे आपकी जो संस्था है वो कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज कराती है, टाइम ड्यूरेशन क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम में भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कम समय में एम्प्लॉयमेंट मिल जाए इससे बेहतर तो क्या ही हो सकता है आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हेल्थ केयर के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस है वो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट करके कोर्स है, जीडीए जिसको हम कहते हैं। वो मल्टीटास्किंग हेल्थ केयर वर्कर होते हैं। वो हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी डायग्नोस्टिक या किसी भी नर्सिंग होम के अंदर वो उनका एक मल्टीटास्किंग का रोल होता है। वो डॉक्टर को भी असिस्ट कर सकते हैं, वो नर्सिंग को भी असिस्ट कर सकते हैं, वो फ्रंट डेस्क के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम मल्टीटास्किंग हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 3 महीने के करीब की होती है। उस 3 महीने के अंदर उनको थियोरेटिकल ट्रेनिंग के साथ साथ हॉस्पिटल्स के अंदर भी रियल टाइम बेसिस पे भी ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि उनको डर ना लगे, पेशेंट्स को देख के इंटरेक्शन और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सभी चीजों के ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद उनका सर्टिफिकेशन होता है और उसके बाद कुछ हम जॉब फेयर वगैरह कंडक्ट कराते हैं ताकि डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स और भी जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन बच्चों को प्लेस कर सके। तो हम उनका एंड टू एंड मतलब कोर्स कंप्लीट कराने से लेके इंटर्नशिप कराने से लेके और प्लेसमेंट तक का कंप्लीट असिस्टेंस देते हैं। मैन पावर की बात आपने की थी कि कई जगहों पर क्या इनफैक्ट पूरे इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो इसको तो मेडिकल कॉलेज के थ्रू जो एडमिशन होते हैं उसके जरिए बढ़ाया जा सकता है, या तो मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जाए तो बढ़ाए जा सकते हैं। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता है कि जैसे कि अभी सुनने में भी आया था कि सरकार उन लोगों को भी लाइसेंस दे रही है जो BA MS किए हुए वो बराबर सर्जरी भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आई थी। वो जो आयुर्वेदिक का इलाज करते हैं वो एलोपैथी में भी काम कर सकते हैं। तो ये बीच का रास्ता नजर आता है या कुछ और आपको लगता है कि इससे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे? जी, मल्टीपल चीजें करनी पड़ेगी। जैसा हमने बताया कि जो डिजिटलाइजेशन वाला, अभी अगर हम पैंडेमिक के दौरान भी देखें तो कोविड के दौरान भी जो हमारा जो डिजिटलाइजेशन है वो काफी बढ़ गया था, ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह। तो जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी वगैरह इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन में कई बार सुपर स्पेशलिटी तक जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है वो वहां तक पहुंच सकती है। ऐसे ऐसे एरियाज में जो पेशेंट कई बार डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच सकते,
डॉक्टर उनके वहां तक पहुंच सकता है। तो मैं समझता हूं जो आपने बताया उसके अलावा अगर हम और ज्यादा डिजिटलाइजेशन करेंगे, जो हमारे गांव भी है वहां पर भी, ताकि वो टेली कंसल्टेशन के जरिए उनको वही स्तर का ट्रीटमेंट वहां पर भी दिया जा सके। हाँ, वहां पर उनके लिए जो आप ये कहते हैं कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, ये सब रहेंगे, पर डॉक्टर की परामर्श के अनुसार वो उनको फर्दर आगे ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें डिजिटल, जैसे अभी आपका जो ये मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बजट असाइन हुआ है, इसमें भी स्पेसिफिकली ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑनलाइन काउंसलिंग के ऊपर ही काफी ज्यादा काम चल रहा है। तो डिजिटलाइजेशन थोड़ा और ज्यादा हमें हेल्थ केयर के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक, जैसे कि टेली कंसल्टेशन की बात आपने की, ये उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मौजूद है, तो ये यहाँ पर ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जहां पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड भी और भी अगर हम इंडिया की भी वैसे बात करें तो, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरियाज और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं है। तो निश्चित तौर पे वहां पर इस चीज के ऊपर काम करने की ज्यादा हमें जरूरत है। और थोड़ा सा इस तरफ अगर हम पीपीपी मॉडल की तरफ ध्यान दें कि कई बार अगर हम जो रूरल एरियाज और बहुत ही जो पहाड़ी क्षेत्र ऐसे जहां पर बिल्कुल ही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं कि बेसिक लैब सुविधा से लेकर और बेसिक जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है वो वहां पे इस तरह से करा जा सकता है। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर टाइम का बहुत ज्यादा रोल है। कई बार पेशेंट पहुंच नहीं पाते हैं वहां पर, जो हम कहते हैं उसके लिए वो गोल्डन पीरियड है। तो उसके लिए वो जो बेसिक फर्स्ट एड और जो बेसिक इमरजेंसी हैंडल करने की सुविधाएं वो वहीं पर उपलब्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी सरकार से अगर पूछते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, तो वो ये दावा करते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, इतने अस्पताल खोल दिए, इतने डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन हम ये तब स्थिति में कहते हैं जब हम चीजों को बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? हम अस्पताल बढ़ा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमने इतने लोगों को निरोगी करने की दिशा में कदम उठाए, या हमने ये सोचा कि कोई लोग बीमारी ना पड़े, हमने एक जिले को, एक शहर को ऐसा कर दिया जहां पर कोई बीमार नहीं है। ये सोच काम कर सकती है? बिल्कुल 100% आगे आने वाले समय में तो यही सोच काम करेगी। क्योंकि हम कितना भी चाहे अपने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाएं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना भी ज्यादा बढ़ाते रहें, पर कहीं ना कहीं हम अगर बीमारी की रोकथाम की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो बीमारी का ग्राफ तो उसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो निश्चित तौर पे वो स्कूल लेवल से ही हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा कि हम रोकथाम की तरफ, और जैसा आपने बताया कि हम पर्टिकुलरली एटलीस्ट कुछ एरिया में, जैसे अभी सरकार बात कर रही है कि 2025 तक टीबी रेडिकेशन का प्रोग्राम की टीबी मुक्त करेंगे हम भारत को, जैसे पोलियो पे प्रोग्राम हमारा चला था। तो इसी तरह से जो बाकी लाइफस्टाइल डिजीज है कि हम डायबिटीज को टारगेट करें, हम हार्ट डिजीज को टारगेट करें, या और जिस तरह की हमारे कैंसर से संबंधित, क्योंकि कैंसर का भी हम टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से प्रिवेंशन उपलब्ध है। तो ज्यादातर हम लोगों को प्रिवेंशन की तरफ बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जो खा रहे हैं, जैसा रह रहे हैं, वो संतुलित है या नहीं है। क्योंकि अगर वो असंतुलित हुआ तो आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां घर कर जाएंगी जो आपके लिए मुश्किलों भरी हो सकती है, परेशानी में डाल सकती हैं। डॉक्टर समीर भाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए कि कैसे स्वस्थ रहना है और कैसे अपने समाज को स्वस्थ बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।